उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा की चौथी किस्त। न जाने ज़मान अहमद ने अबरू से क्या कहा कि वो इनकी बात मान गई। यूं 7 दिन बाद बरोज़ इतवार घर में अबरू और तैमूर की मंगनी का छोटा सा फंक्शन किया गया, जिसमें आमना बेगम और ज़मान अहमद के चंद रिश्तेदारों के अलावा मोहल्ले के कुछ लोग शामिल थे। अहद और सना भी अबरू की इस खुशी में शामिल थे। तैमूर और अबरू ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सब ने इन्हें मुबारक दी। जबकि शादी की तारीख अबरू के फाइनल्स के बाद यानी 3 माह बाद रखी गई। फिर सब मेहमानों को खाना दिया गया। अबरू, अहद और सना के पास खड़ी इनकी बातों पर हंस रही थी जो इसे तंग कर रहे थे, और यूं एक खुशगवार शाम का इख्तिताम हुआ। ज़मान अहमद भी बहुत खुश थे, इस बात से अनजान कि ये खुशी इनकी आखिरी खुशी है। इसके बाद सिर्फ दुख ही दुख। आशु बेटे, यहाँ आओ। आशु, जो एक बार फिर इस लड़के की तलाश से नाकाम लौटी, सीढ़ियां चढ़ते अपने रूम में जाने लगी। जब बाबा की आवाज़ पे इसने कदम टीवी लॉन्च की तरफ मोड़ लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इसने सोफे पे इनके पहलू में बैठते सर इनके कंधे पर रख दिया। वालेकुम सलाम बेटे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? महरोज साहब ने इसके गिर्द बाजू का घेरा डालते हुए पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस तबीयत बेजार सी हो रही है। आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बेटा, आप भी मेडिसिन लो। जी बाबा। बाबा, क्या हुआ? काफ़ी देर बाद आशु ने इन्हें मुखातिब किया, जो बज़ाहिर टीवी पर नज़रें जमाए थे, लेकिन इनकी सोच का मरकज़ आशु ही थी। आशु। जी बाबा। इसने सीधे होकर बैठते इनका हाथ थाम लिया। मामा किसी मीटिंग में और जफ़र हॉस्पिटल में था। आशु, आपको पता है मुझे आपसे कितना प्यार है? जी बाबा, अपने बेटों से बढ़कर। क्या हुआ बाबा? आशु ने एक बार फिर पूछा। आशु, पता है जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप कितना खुश होते हैं। इसकी हंसी मजाक, इसकी शरारतें सभी दिलकश होती हैं। बेटियां जान होती हैं माँ बाप की। वो इसे हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखते हैं। इसकी हर एक अदा पे कुर्बान होते हैं माँ बाप। हजार हजार बार सदके वारी जाते हैं। देखते ही देखते बेटियां बड़ी हो जाती हैं, और फिर वो वक्त आता है जब इन्हें माँ बाप को छोड़ के जाना होता है। बाबा। आशु इनकी बात का मतलब समझते हुए इनके गले लगे रोते हुए बोली। बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाना मुझे। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। वह जोर जोर से रोते हुए बोली तो बाबा की भी सिसकी उभरी। आशु, ये तो कुदरत का कानून है, जिसे पूरा करना बेशक मुश्किल, लेकिन हमारा फर्ज है, जिसे हर हाल में हर सूरत में अदा करना होता है। वरना कौन अपना जिगर गोशा, जिसे सारी उम्र वो सेंध सेंध के रखता है, ऐसे ही किसी अनजान को दे देता है, इसका कुल मुख्तार बना देता है। बाबा इसे बाहों में छुपाए इसके सर पर हाथ फेरते चुपके से अपनी आंखों का पानी साफ कर गए, जैसे आज ही इसकी रुखसती हो। बाबा। अच्छा, रोना नहीं, बाबा की बात सुनो। महरोज साहब इसे सीधा बिठाते अपने हाथों से इसके आंसू साफ करते बोले। आपको अपने बाबा पे कितना भरोसा है? बाबा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे आप पे खुद से बढ़कर यकीन और भरोसा है। मैं तो आपके पैरों की खाक के बराबर हूँ। नहीं आशु, बेटी खाक नहीं, इसकी जगह यहाँ, अपने दिल पर उंगली रखी, यहाँ रहने की है। तो आशु ने इनके हाथ चूम लिए। बाबा, ऐसी क्या बात है जो आप खुद को और मुझे भी इमोशनल कर रहे हैं? आशु, अगर मैं आपकी ज़िंदगी का कोई फैसला। इससे पहले कि वो अपनी बात कहते, आशु इनके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। बाबा, मेरी ज़िंदगी के हर एक फैसले का इख्तियार आपको, मामा, सिकंदर भाई और जफ़र भाई को है। आप जो कहेंगे सर आंखों पे, आपको पूछने की क्या ज़रूरत। और बाबा, आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई, लेकिन बाबा, इतनी जल्दी भी क्या है? सिर्फ 2 साल बाबा। मुझे डॉक्टर बनाना भी तो आप ही का ख्वाब है। सिर्फ 2 साल बाकी हैं, फिर आप जैसा कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी और समझदार हो गई है। बाबा बेख्तियार इसकी पेशानी चूमते मुस्कुरा दिए।
अरे वाह भाई, मुस्कुराते हुए क्या राजो न्याज हो रहे हैं। आशू और बाबा खुशगपियों में मसरूफ थे जब सिकंदर और जफर सलाम करते अंदर आके बोले, हम आप दोनों की शादी की प्लान कर रहे हैं। आशू सलाम का जवाब देते हुए बोली तो सिकंदर बाबा के साथ सोफे पे, जबकि जफर वन सीटेड सोफे पे रिलैक्स करने के अंदाज में बैठते हुए बोला, गुड जोक आशू, हो ही ना जाए कहीं सिकंदर की शादी। हाँ अलबत्ता मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जफर की बात पे जहाँ आशू और बाबा मुस्कुराए, वहीं शाह ने पास पड़ी गद्दी जफर को दे मारी, जिसे बहुत खूबसूरती से कैच करता वो मुंह बनाए शाह को चिढ़ाने लगा। और वो वाकई चिढ़ भी गया। क्या भाई, आप देखना, मैं और बाबा बहुत जल्द इनके लिए लड़की ढूंढते हैं। वाह वाह, नई तारीख रकम होगी फिर तो, वो भी अगली सदी तक। जफर ने एक बार फिर टुकड़ा लगाया। अंकल, मैं रूम में जा रहा हूँ। और हाँ आशू, वो जाते जाते पलटा, ये ड्रामे खत्म हो जाएं तो प्लीज एक स्ट्रांग सी चाय रूम में दे देना। आशू जो शाह की ड्रामे वाली बात पे मुंह खोले हैरान बैठी थी, जफर ने हंसते हुए इसके सामने चुटकी बजाई। होश में आओ बहन, शाह तुम्हारी ही करके गया है भाई। वो इसे मारने के लिए उठी तो जफर इसका इरादा भांपते हंसता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया, तो बाबा भी मुस्कुरा दिए। बाबा आप भी। नहीं नहीं आशू, फिर वो दोनों हंस दिए। पूरे के पूरे जल्लाद हैं शाह भाई। उफ। वो हंसते हुए चाय बनाने चली गई। ज़ैनब भी, ऐसा क्यों होता है? अल्लाह पाक ने जब हमारी किस्मत में महबूब को नहीं लिखा होता, तो फिर क्यों हमारे दिल में इसके लिए मोहब्बत डालता है? क्यों? एहसन एक बार फिर खुद को ज़ैनब बी के पास आने से ना रोक सका। जब से इसे अबरू की मंगनी का पता चला था, वो माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। खुद को आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। वो इन सब सवालों के जवाब जानना चाहता था जो हथौड़े की मानद इसके दिमाग पर लग रहे थे। और एक बार फिर वो अपने जख्मी दिल और रूह के साथ ज़ैनब बी के सामने बैठा रो रहा था। क्यों? जब महबूब से मिलाना नहीं होता, तो क्यों हमारे दिल को इसके प्यार मोहब्बत से भर के हमें तड़पने के लिए छोड़ देता है? क्यों इस शख्स के बगैर जीना मुहाल हो जाता है, जो किस्मत में लिखा ही नहीं होता? अल्लाह पाक तो सब जानता है ना, हमारी शाहरग से भी करीब है, तो क्यों हमें इससे जुदा करके तड़पाता है? क्यों ज़ैनब बी? क्यों मैं इसके बगैर नहीं रह सकता? वो मेरे दिल के गोशा गोशा में बसती है। मेरे लिए इसके बगैर जीना मुश्किल है ज़ैनब बी। कोई राह, कोई आसरा, कोई सुकून मिले मुझे। एहसन के अश्क ज़ैनब बी को अपने दिल पे गिरते हुए महसूस हुए। इसका तड़पना, बिलक बिलक कर रोना, फरियाद कुना होना ज़ैनब बी को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। और बेसाख्ता इनके मुंह से निकला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिल को तसल्ली होती है। सूरह राद। ज़ैनब बी के मुंह से अदा होने वाली इस एक आयत ने जैसे इसे अपनी जगह पर मुंजमद कर दिया। इसके आंसू ठहर गए जब एक बार फिर ज़ैनब बी की आवाज़ इसे अपनी समातों से टकराती हुई महसूस हुई। प्यार मोहब्बत एक फितरी अमल है, इसमें हमारे शऊर का कोई दखल नहीं होता। ये हो जाती है, कोई अचानक आपके दिल पर काबज़ हो जाता है। आपको इससे मिलना, बात करना, इसे सोचना, महसूस करना अच्छा लगता है कि इसके अलावा हमें हर बात भूल जाती है। महबूब की चाहत ही हमारे दिल का सुकून होती है, लेकिन वही सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है जब महबूब हमारे जज्बों की पजीराई नहीं करता। हमारा होना ना होना इसके लिए बराबर होता है। हमारा तड़पना, टूटना, बिखरना इसके लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि वो सिर्फ हमारे जज्बे होते हैं। हम सुकून की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन कहीं सुकून मैसर नहीं होता, क्योंकि बेशक अल्लाह पाक ने दिल का सुकून अपने जिक्र में ही रखा है। बेशक वो दिलों के भेद खूब जानता है। वो चाहे तो क्या मुमकिन नहीं, हर चीज़ सिर्फ इसके एक कुन की मोहताज है। इसने हमारे दिल में मोहब्बत पैदा की, नहीं मिलाया, इसमें भी बहुत बड़ी मसलहत हो सकती है। हमारी सोच इसकी मसलहत के बराबर नहीं हो सकती। हम नादान हैं, वो गफूर रहीम है। हम मोहब्बत करके इसे मांगने की जिद करते हैं, इस बात से अनजान कि क्या पता वो मोहब्बत हमारे लिए किसी बहुत बड़े खसारे का बायस बन जाए, या क्या पता कोई और शख्स जो तुम्हें मांग रहा हो दुआओं में, इसकी चाहत में ज़्यादा तड़प हो और इसकी दुआ कबूल हो चुकी हो।
ये बेशक अल्लाह के फैसले हैं, इसे ही करने दो। हमारी सोच इसकी हिकमत के सामने कुछ भी नहीं। ज़ैनब भी एहसन का चेहरा हाथों के प्याले में लिए इतने मीठे अंदाज में बोल रही थीं कि इनके एक एक लफ्ज़ पे एहसन को दिल में हलचल होती महसूस हुई। अल्लाह से मोहब्बत ना मांगो, बल्कि ये मांगो कि अल्लाह, अगर वो मोहब्बत मेरे लिए बायसे सुकून, बायसे फ़ख्र और बायसे फ़ायदा है तो मेरी किस्मत में लाजमी लिखना। अगर वही मोहब्बत तुम जिद करके छीन के या ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल करना चाहोगे तो भी तुम्हें सुकून कहीं नहीं होगा। किसी के सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं, ना महबूब के सामने, कि अगर इसे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन होता तो तुम्हारे लिए आंसुओं का बायस न बनता, न किसी और इंसान के सामने। ये दुनिया सिर्फ तमाशाई है, तमाशा देखती है। आज तुम्हारे दिल पे मरहम रखेंगे, कल मजाक उड़ा के तुम्हारे खूबसूरत जज्बों की तौहीन करेंगे। अगर रोना है तो इस पाक ज़ात के सामने रो जो खुद कह रहा है, ए आदम के बेटे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अरे तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। तो बेशक सिर्फ अपने रब से मांगो जो भी मांगना है, वही दाता है। इसका जिक्र करो तो दिल और रूह में सुकून उतरेगा। सब मोहब्बतें वक्ती हैं, वक्त के साथ फना हो जाने वाली। सिर्फ एक साथ की मोहब्बत बाकी रहने वाली है, मेरे अल्लाह की मोहब्बत। ज़ैनब भी ज़ैनब भी जो एक रब के साथ बोल रही थीं, उन्होंने एहसन की तरफ देखा जो इनके गले लगे रोता हुआ बोल रहा था। ज़ैनब भी, तो क्या अल्लाह पाक के जिक्र से मुझे सुकून आ जाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा, बस हमें मांगना आना चाहिए। वो हमारा दामन खुशियों से और राहतों से भर देगा। ज़ैनब भी इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। ज़ैनब भी, बहुत शुक्रिया। एहसन अपने आंसू साफ करता इनके हाथ चूम गया। इसे हमेशा से ज़ैनब भी के वजूद से ममता भरी खुशबू महसूस होती थी और वो हर मुश्किल में इसकी बेहतरीन रहनुमाई करती। ज़ैनब बी ने इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। जब वहाँ से निकला तो इसके कदमों में कोई शिकस्त नहीं थी। जो आते हुए तो थी, लेकिन जाते हुए इसके पास सबसे मजबूत सहारा था, अपने रब का सहारा। सफ़ीर, जो फाइल मैंने कंप्लेंट के लिए दी थी, फ़ौरन मेरे ऑफिस में ले आओ। यस सर। सिकंदर ने सफ़ीर को कहते हुए एक और कॉल मिला दी। सिकंदर शाह स्पीकिंग। महमूद, सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं। मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। यस सर। शहर के सबसे महंगे होटल का हाल बुक है, किसी चीज़ की कमी नहीं। एक एक चीज़ रेडी है, महमूद ने तफसील बताते हुए कहा। गुड। सी यू एट नाइट यंग बॉय। यस फरीद, क्या रिपोर्ट है? सर, सब मेंबर्स को रिसीव कर लिया गया है। सारी गाड़ियां होटल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। होटल में हर चीज़ रेडी है। गुड फरीद, ओके बाय। शाह ने इंटरकॉम रखा तो सफ़ीर ने फाइल इसके सामने रख दी। ओके सफ़ीर, तुम जाओ और सबको वार्न कर दो कि जो फाइल्स मैंने इन्हें दे रखी हैं फ़ौरन भिजवाएं। एक बार मैं खुद सारी फाइल स्टडी करूंगा। यस सर। सफ़ीर के जाने के बाद वो हाथ में पकड़ी फाइल स्टडी करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद सभी फाइल्स इसके सामने टेबल पे मौजूद थीं। 2 घंटे तक तमाम फाइल्स स्टडी करने के बाद वो इम्पॉर्टेंट फाइल्स और प्रेजेंटेशन फाइल्स अलग करते आलमोस्ट अपना काम ख़त्म कर चुका था कि इंटरकॉम बजा। सिकंदर शाह स्पीकिंग। वो रिसीवर कान से लगाए फ़ौरन बोला। सर, मीटिंग फिक्स 7:30 PM पे स्टार्ट होगी। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ओके गुड। यस सर। शाह ने रिसीवर इंटरकॉम पे रखते हुए घड़ी पे निगाह डाली जो पूरे 1 बजा रही थी। उफ, यानी अभी 6 घंटे बाकी हैं। शाह रिलैक्स अंदाज में चेयर पे घूमते हुए मुस्कुरा दिया। वो बहुत खुश था। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इसकी 7 साल की मेहनत और लगन आज पूरी होने वाली थी। वो सोचते सोचते मुस्कुरा दिया और अंकल आंटी को कॉल करके दुआएं ली। अबरू बेटा, सना का फ़ोन है। अम्मी, मुझे बात नहीं करनी, मना कर दें। वो यूनिवर्सिटी से आने के बाद पौधों को पानी दे रही थी। अम्मी की आवाज़ पे मुड़ती इन्हें जवाब दिया। हैं? क्यों? खैरियत? क्या हुआ? लड़ाई होगी क्या तुम लोगों की? सैयदा बानो सना को अबरू के पड़ोस में जाने का बहाना बताती फ़ोन रखे इसके पास आ बैठी, जो तख्त पर बैठी टांगे झूल रही थी। नहीं अम्मी। तो
अम्मी वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती है। उस्मा आपी की शादी के दिन करीब आ गए हैं और इसकी अपनी सारी शॉपिंग रहती है। तो बेटा चली जाओ, क्या मसला है? सैयदा बानो इसे इजाज़त देते हुए बोली। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? अम्मी प्लीज़, बाबा अपसेट हो जाते हैं। अरे क्या रारो नयाज चल रहे हैं माँ बेटी में? जमान अहमद घर में दाखिल होते हुए बोले। जमान अहमद के पूछने पर सैयदा बानो ने सारी बात इन्हें बताई। अबरू चली जाओ बेटा। जमान अहमद ने फौरन इजाज़त दी। लेकिन बाबा। जाओ, सना को कॉल करो। अहद और सना होंगे, और वैसे भी इनकी अपनी गाड़ी है, फिर टेंशन की क्या बात है? बाबा की इजाज़त मिलने पर वो सना को फ़ोन करके आने का कहती कमरे में तैयार होने चली गई। जायद रज़ा मीर का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से है जो अपने बाप की कुल जायदाद का अकलौता वारिस है। वडेरों जैसी ठाट बाट रखने वाला, हुस्न और खूबसूरती में इसका कोई सानी नहीं था। शाहना मीर ने इनकी शादी बाप की जिद और जायदाद की लालच में की, जो जायद की चचेरी कज़न होने के साथ साथ 5 साल बड़ी भी थी। इसकी तरह अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस। शाहाना की ख़ानदान से बाहर शादी का मतलब किसी गैर को अपनी जायदाद का हिस्सेदार बनाना था, जो मीर सादिक और मीर अहमद को कभी गवारा न था। लिहाजा दोनों भाइयों में तय पाया कि शाहाना की शादी जायद से कर दी जाए, ताकि घर की जायदाद घर ही में रहे। इस तरह शाहाना जायद की दुल्हन बनी लाल हवेली में आ गई। जायद ने शाहाना से 5 साल छोटा होने के बावजूद कभी इनसे बदसलूकी या इनकी हक तलफी करने की कोशिश न की। शाहाना ने भी इन्हें हमेशा प्यार, मोहब्बत और मान दिया। यही वजह थी कि इनके प्यार की मिसालें दी जाती थीं। जायद और शाहाना मीर के 2 ही बेटे थे, शाहनवाज रज़ा मीर और जहांज़ेब रज़ा मीर। इन्हें बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जहान की पैदाइश के बाद कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हो गईं कि डॉक्टर्स ने कहा शाहाना अब कभी मां नहीं बन सकेंगी। इस तरह इनकी बेटी की ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। लेकिन उन्होंने इसे अपने रब की मसलहत जाना। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। शाहनवाज और जहांज़ेब एक दूसरे के अपोजिट थे। इनमें कोई खूबी, कोई बात मुश्तरक न थी। शाहनवाज खासा बिगड़ा हुआ, खुद सर, ज़िद्दी और बदतमीज़ था, जबकि जहान कूल माइंडेड, नहायत शरीफ और सुलझा हुआ था। सिर्फ एक चीज़ इनमें यकता थी, और वो था दोनों का हुस्न, जो उन्होंने अपने बाप से चुराया था। शाहनवाज लाहौर, जबकि जहान फैसलाबाद में अच्छे कॉलेजों में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। मीर सादिक को गवारा न था कि इनके पोते हॉस्टल्स में धक्के खाएं। उन्होंने दोनों को कोठियां ले दी। अब वो यूनिवर्सिटी के बाद अपनी कोठियों में रहते और तकरीबन 1 माह बाद लाल हवेली का चक्कर लगाते। शाहनवाज और जहान दोनों की मंगनी बचपन में ही दादों ने अपनी दोस्त की पोती और नवासी से कर दी थी। लिहाजा इन्हें दादों और माँ की तरफ से सख्त आर्डर थे, चाहे कुछ भी कर लो, जहाँ रहो, लेकिन शादी इनकी पसंद की गई लड़कियों से होगी। वो दोनों बच्चों के मामले में बहुत सख्त गिर थीं, जिनका कहना था नवाला सोने का और निगाह शेर की रखो। मजीद वक्त गुजरा तो एक शाम लाल हवेली में क़यामत आ गई, और वो क़यामत थी जायद रज़ा मीर की मौत, जो कहीं जा रहे थे कि एक्सीडेंट होने से मौके पर ही जान की बाजी हार गए। मीर सादिक बेटे की मौत का सदमा न सह सके और महज 3 माह बाद खालिक हकीकी से जा मिले। ज़बीन निसा को भी जवान बेटे और शौहर के सदमे ने बहुत जल्द इनके पास पहुंचा दिया। घर बाहर जिरगा, हर काम की जिम्मेदारी शाहाना बेगम के कंधों पे आ गई, जिसे वो खुद को संभालते खुश असलूबी से निभा रही थी। लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें मजीद सख्त मिजाज बना दिया। वो बहुत मुनसिफ थीं, लोग इन्हें बहुत मान और मोहब्बत देते थे। यही वजह थी कि गांव वालों का हर फैसला वो करती जिसे लोग मानना अपना फर्ज समझते। उफ, सना की बच्ची, बहुत कमीनी जलील हो तुम। कितना थकाती हो। अबरू और अहद मुसलसल 1 घंटे से सना की पीछे पीछे लूर लूर फिर रहे थे कि साहबजादी को पूरे माल में जोड़े के साथ मैचिंग शूज पसंद ही नहीं आ रहे थे। बिलाखिर अबरू इसे कंधे पे मुक्का रसीद करती, गालियां देती, पास पड़े बेंच पे बैठ गई। उफ, बिल्कुल ठीक कहा अभी। अहद भी इसके साथ बैठता हुआ बोला, तो मजबूरन सना को भी रुकना पड़ा। क्या मसला है यार? मैं तुम लोगों को इसलिए लाई थी क्या कि तुम दोनों बैठ जाओ? हद है लापरवाही की। 100 काम है मुझे, तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। सना ने इन्हें डांटते हुए कहा, जो बहुत बुरे तरीके से इसे घूर रहे थे, जैसे इसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। सना निगाह चुरा गई। व्हाट? हम
हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अबरू इनके सामने दोनों हाथ कमर पे रखती खड़ी हुई चीखी तो सना ने फौरन इसके मुंह पे हाथ रख लिया। उफ अब्बी की बच्ची, कितना चीखती हो तुम? पब्लिक प्लेस है ये, कुछ तो ख्याल करो। पता नहीं अल्लाह पाक ने तुम्हारे अंदर कितने स्पीकर्स फिट किए हुए हैं। अच्छा, मैं चीखती? ओके जाओ आप खुद ही। आओ अहद, हम दोनों जाएं। वो अहद का हाथ पकड़े बोली तो वो भी इसके साथ उठता हुआ बोला, वाह सना बीबी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो अभी। सना को होश आया तो बेसाख्ता अबरू और अहद के पीछे भागी जो ऑलमोस्ट माल से निकल चुके थे। अहद अभी प्लीज रुको। वो भागते हुए इनके सामने खड़ी रास्ता रोके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उफ यार सॉरी। उफ, इससे वाकई बहुत सांस चढ़ चुकी थी। वो दोनों बाजू सीने पे बांधे खामोश खड़े थे। यार प्लीज चलो, अब बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। नो वे, मैं सवाए इस सामने वाले टेबल में खाना खाने के कहीं नहीं जा रही। ओके, और वो पेमेंट भी तुम करोगी, आई समझ? अबरू इसकी बात काटती सामने खड़ी एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए बोली तो जहां अहद की हंसी के ब्रेक्स फेल हुए वहां सना की आवाज सदमे से कहीं गले में ही अटक गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? वो होटल? सना को जब होश आया तो वो चीखी, वो होटल? तुम्हें पता भी है जितनी तुम्हारे बाबा की एक महीने की तनख्वाह है इतने में इस होटल के एक डिनर के पैसे हैं। तो कौन सा मेरे अब्बा की तनख्वाह के पैसे लगने हैं? तुम्हारे अब्बा के लगने हैं। अबरू इसके हाथ नचा नचा के बोलने पे लापरवाही से बोलती अपनी कमीज झाड़ने लगी। अबरू यार वो बहुत महंगा है। सना की मस्कीन सूरत पे आहत को एक बार फिर हंसी आई तो वो बेसाख्ता इसे मुक्का रसीद करते हुए बोली, तुम तो अपने दांत अंदर करो। कौन सा किसी टूथपेस्ट का ऐड दे रहे हो? क्या महंगा यार, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इतना पैसा है तुम्हारे अब्बू के पास, क्या करना है इतना पैसा जोड़ जोड़ के? इसे हवा लगवाओ जरा। हाय यार उफ, इसी बहाने मैं भी एक बड़ा होटल देख लूंगी। अच्छा बस बस, ज्यादा नौटंकी की जरूरत नहीं है ड्रामेबाज। चलो मरो, भूखे कहीं के। सना की बात पे वो हंसते हुए इसके साथ हो लिए। अब इन तीनों का रुख होटल की तरफ था। शाह, तुम्हें नहीं लगता लाइफ बहुत बोर हो गई है? कोई चेंज होना चाहिए, बड़ा चेंज। शाह जो सोफे पे बैठा टांगे सामने मेज पे रखे मुंह में सिगरेट दबाए लंबे लंबे कश ले रहा था। मसलन? शाह ने सिगरेट की राख एशट्रे में झाड़ते हुए मानी से पूछा। मसलन वो जो तुम समझ गए। मानी सामने मेज पे बड़ी वाइन की बोतल मुंह से लगाते शाह को आंख मारते हुए बोला तो दोनों का कहकहा बुलंद हुआ। नहीं यार, जो मॉडल तुम दिखाते हो वो मेरे म्यार की नहीं। तुम्हें पता है कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता। मुझे एकदम खिलती अनछुई कलियां पसंद हैं। शाह गुरूर से बोला, नहीं यार, इस बार तुम्हें ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां हर किस्म की कलियां हैं। जिस पे हाथ रखोगे वो तुम्हारी। मानी इसे भी वाइन की बोतल पकड़ाते कमीनगी से बोला। ओके लेट्स सी। शाह बोतल मुंह से लगा गया। मानी और शाह की दोस्ती कॉलेज में हुई थी, अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों साथ थे। मानी का ताल्लुक मिडिल घराने से था। इसके माँ बाप गांव में रहते थे जबकि मानी शाह के कहने पर इसी के साथ रहता था। दोनों हर गलत काम में पेश पेश होते जिनका कहना था जिंदगी शराब और शबाब के बगैर बेरौनक और बदजायका है। एहसन बेड ग्राउंड से टेक लगाए टांगों पे लैपटॉप खोले असाइनमेंट बना रहा था जब इसका फोन बजा। एहसन ने सरसरी सा हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फोन उठाया और देखे बगैर ओके किए कान से लगाता बोला, हेलो। हेलो के बच्चे, खोते, कमीने, उल्लू के पट्टे। उफ झांसी की रानी, महारानी, बगैर किसी कोमा फुल स्टॉप के बोलती हो। उफ। एहसन लैपटॉप बेड पे रखे रिलैक्स अंदाज में लेटे मुस्कुराता हुआ बोला, क्योंकि इसे पता था कि मिशी की कॉल हो और 2 घंटे से पहले बंद हो जाए, नामुमकिन। गायब कहाँ हो तुम सनी? न कॉल, न मैसेज, और आए भी तो इस वक्त जब मैं नानों की तरफ थी। इसके बाद तुमने कोई राब्ता भी नहीं किया। तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते ना? एक मैं ही हूं पागल जो पल पल तुम लोगों को याद करती हूँ, वो रोते हुए बोली। वो वाकई इसे याद कर रही थी। इसे एहसन को देखे हुए एक माह हो गया था। मिशी, मिशी डोंट क्राई यार। वो मिशी की शिश्की महसूस करते हुए फौरन बोला। मिशी। वो खामोश ना हुई तो एक बार फिर तंबी की,
जबकि दूसरी तरफ मिशी ने अपने आंसू ऐसे साफ किए जैसे एहसन इसके सामने बैठा कह रहा हो। गुड, अब सुनो। मिशी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी था। फाइनल सर पे हैं तो ज़्यादातर टाइम यूनिवर्सिटी और फिर फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी में गुजर जाता है, इसीलिए तुमसे रब्ता नहीं कर सका। और हवेली भी सिर्फ एक दिन के लिए गया था, बाबा की तबीयत खराब थी ना। तुम भी नहीं थी। एहसन ने इसे तफसीली जवाब दिया था क्योंकि वो जानता था मिशी इसके और साथ के बारे में कितना टची है। ओके, माफ़ किया, क्या याद करोगे? बहुत नवाजिश महारानी। इसे मिशी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो बहुत कम नाराज़ होती और जल्द मान जाती थी। अच्छा, सब कैसे हैं? दादो बाबा सबकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक हैं। और बड़े अबू घर में मेरे होते हुए ज़्यादा अरसा बीमार रह सकते हैं क्या? ना। सो अब बिल्कुल फिट हैं। और साथ से बात हुई? थैंक यू मिशी, सबका ऐसे ही ख्याल रखना। और हाँ, हुई थी कल भाई से बात। तुम्हारी हुई? एहसन ने पूछा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी साद ने। ओके। फिर काफ़ी देर तक बात करने के बाद एहसन ने कॉल बंद की तो एकदम से इसे ख्याल आया कि वो सिर्फ एक लड़की की खातिर कितने प्यारे रिश्तों को भूल बैठा था। इसके दिल में एकदम से दर्द की एक लहर उठी। अबरू। उफ अम्मी जी, मेरा सर। अबरू होटल के वाशरूम से निकलती बेदहानी में फैमिली हॉल, जहां सना और आहत बरजवान थे, उनकी तरफ बढ़ रही थी कि सामने से आते किसी नफूस से जोरदार टक्कर से जमीन पोस होते हुए अपना सर हाथों में थामे कराही। इसे लगा जैसे इसका सर किसी पत्थर से लगकर टूट चुका हो। इसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। सिकंदर शाह ब्रांडेड थ्री पीस सूट पहने, ब्रांडेड ही टाई लगाए, कीमती शूज और बाएं हाथ में कीमती घड़ी बांधे, जेल लगे बाल और आंखों पे खूबसूरत गागल्स लगाए, दाएं हाथ में पकड़ा कीमती आईफोन लगाए, इम्पोर्टेड कॉल सुनता शाहाना चाल चलता होटल के अंदर आ रहा था जब किसी के टकराने से मोबाइल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। व्हाट नॉनसेंस! इसने गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से टकराने वाले वजूद को देखा। अबरू को होश आया तो इर्द गिर्द खड़े लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर इसका गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। किसी बंदर का तमाशा लगा है यहाँ, हाँ, जिसे देखकर सब अपने दांतों की नुमाइश किए जा रहे हो? या फिर पहली दफा किसी अंधे की वजह से किसी लड़के को गिरता देखा है? जाओ, अपने काम से काम रखो, वरना ऐसे कामों पे लगाऊंगी कि मुंह तो मुंह, आंखें खोलने का काबिल भी नहीं रहोगे। अबरू इन सब लोगों के सामने खड़ी चुटकी बजाते गुस्से से बोली तो सब ने जाने में ही अफियत जानी। अब इसका रुख सिकंदर शाह की तरफ था। उफ, बलडोजर कहीं के, नजर नहीं आता क्या? अंधे हो या किसी पागल कुत्ते ने आंखों पे काट लिया जो इतना बड़ा चश्मा लगाए फिर रहे हो? इसने आगे बढ़ के चश्मा इसकी आंखों से जोर से खींचते हुए कहा तो सिकंदर शाह के जिस्म से सारा खून इसके चेहरे पे आ गया। सिकंदर शाह के गार्ड्स अबरू की इस हरकत पे एकदम गन्स ताने एक्शन में आए तो सिकंदर शाह ने बगैर बोले हाथ उठाया, जिसका इशारा वो समझते फौरन वापस अपनी जगह पे खड़े हो गए। फरीद हैरान था कि सिकंदर शाह कब से खड़ा इस गज भर लड़की की बकवास सुनता जा रहा था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनाता है, किसी को सुनना इसकी तौहीन थी। फरीद अपने बॉस का गुस्से की तमाज़े से दहकता हुआ चेहरा, आंखों में जलते शरारे और चेहरे पर छाई चट्टानों जैसी सख्ती देखकर एकदम खौफजदा होता दो कदम पीछे हो गया। इसे सामने खड़ी इस लड़की पे अफसोस के साथ साथ हमदर्दी भी हुई, जो सिकंदर शाह के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुकी थी। गूंगे हो क्या, सुनाई नहीं देता? अबरू इसका चश्मा जोर से इस फर्श पे मारती हुई बोली। तुम जैसों को। ओ यू शट अप! सिकंदर शाह की धाड़ पे जहां सारी बिल्डिंग हिलती हुई महसूस हुई, अबरू भी एकदम सहम के पीछे हुई। अहद और सना, जो काफी देर अबरू के अंदर न आने पर इसे ढूंढते बाहर निकले, तो सामने का मंजर देख के वहीं साकित हो गए। जस्ट शट अप! सिकंदर शाह उंगली उठाए इसे वार्न करता कदम बढ़ाता इसके सामने खड़ा होता हुआ बोला तो इसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। अबरू ने फौरन पीछे होते फासला पैदा किया। मोबाइल उठाओ। अबरू ने इसे देखा तो इसे सामने खड़े इस शख्स की आंखों से खौफ आने लगा। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। आई सेड पिक अप माई फोन फ्रॉम द ग्राउंड, डैम इट! वो जो अपने ही ख्याल में थी कि इसकी गर्ज पे इसने बेसाख्ता अपने कानों पे हाथ रख लिए और एक बार फिर एक कदम मजीद इसके सामने खड़ी आंखों में आंखें डाले गुस्से से बोली, आहिस्ता मिस्टर, मैं बहरी नहीं हूं। दूसरी बात, तुम्हारा मोबाइल उठाती है मेरी जूती। तीसरी बात,
इससे पहले कि अबरू अपनी बात मुकम्मल करती, सिकंदर शाह का हाथ उठा, जिसे अबरू ने हवा में ही रोक लिया। ना ना मिस्टर XYZ, हाथ उठाने की गलती नहीं, वरना मेरा हाथ उठाने पे तुम्हारी अपने गुंडों के सामने सो कॉल्ड रेप्यू खराब हो जाएगी। अबरू एक झटके से सिकंदर का हाथ नीचे गिराती आगे बढ़ने लगी कि सिकंदर शाह की आवाज ने इसके कदम रोक लिए। नाइस टू मीट यू मिस आलमा, सी यू सून। अबरू वापस चलती इसके चेहरे पे खिलती मुस्कुराहट को देखते इसकी आंखों में आंखें डाल सपाट लहजे में बोली, मी टू, बट आई नेवर वॉन्ट टू सी यू अगेन। वो दांत बेचते हुए होटल से बाहर निकली तो अहद और सना भी फौरन इसके पीछे भागे, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर भी इसी रास्ते पे अपनी स्पार्ट निगाहें जमाए वापस जाने लगा। गार्ड्स ने भी अपने बॉस की तकमील की। सर प्लीज, मीटिंग स्टार्ट हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर आप ऐसे मीटिंग अटेंड किए बगैर नहीं जा सकते। सर बहुत लॉस होगा। सिकंदर शाह तेज तेज कदम उठाता अपनी प्राडो की तरफ बढ़ रहा था कि फरीद भी तेज तेज बोलता इसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश में तकरीबन भाग रहा था। सर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मीटिंग, सर ये आपका ख्वाब थी ना? आपने कितनी स्ट्रगल की इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फरीद, कल सुबह तक मुझे इस लड़की का सारा बायोडाटा चाहिए। सिकंदर शाह फरीद की बात काटता आर्डर करता गाड़ी में बैठा, तो गार्ड्स के फौरन अपनी पोजीशन संभालने पे ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है अबरू? हाँ, जब देखो हर किसी के साथ तुमने पंगा लेना होता है। देखा नहीं था तुम, वो कितना बड़ा आदमी लग रहा था। अगर वो अपने गार्ड्स को ना रोकता तो। उफ, अबरू तुम्हें अकल कब आएगी? सना गाड़ी में बैठते ही अपना गुस्सा निकालने लगी। वो बड़ा आदमी था तो क्या चुप रहती? तुमने देखा नहीं था किस कदर बदतमीजी कर रहा था? शट अप अबी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो ना जिससे हर बंदा बदतमीजी करता है? हाँ, और जो तुम करती हो वो शराफत के किस उम्र में आता है? खुदारा, बेवजह अपने आप को कोई बड़ी शय समझना छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी कभी। सना इसके सामने हाथ जड़ते हुए बोली तो अबरू ने इसे सिर्फ एक नज़र देखने पर ही इक्तफा किया। अभी सना बिल्कुल ठीक कह रही है, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती थी। हाँ हाँ, मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत हूँ। वो भरे मजमे में मुझे थप्पड़ मार देता तो तुम ही लोग कह रहे होते दफा करो, टेंशन ना लो। और अगर मैंने इसका अपने ऊपर उठने वाला हाथ रोका तो मैं गलत? वाह, मारने देती इसे थप्पड़, क्योंकि वो तो मर्द भी है और बहुत बड़ा आदमी भी है। आबी आहद के बोलने पे फट पड़ी तो आहद ने फौरन गाड़ी साइड पे रोक दी और गर्दन घुमाए इसे देखा, जो आंसू बहा रही थी। देखो अबरू, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था कि तुमने इसका हाथ रोककर गलत किया। अच्छा किया, रोकना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज। देखो अबरू, मर्द को कभी चैलेंज नहीं करते। बाज दफा हमारी अपनी बातें ही हमारे गले का तोक बन जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आहत के समझाने पे वो गर्दन अस्बात में हिलाती हुई बोली। आइंदा मैं खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आहत सीधा होते गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो इसका सेल बजा। इसने नंबर देखा तो अबरू के बाबा का था। इसने यस का बटन दबाते फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी अंकल, हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। जी अंकल, खुदा हाफिज। अबरू, तुम्हारे बाबा का फ़ोन था। मैं समझ गई। प्लीज़ तेज़ चलाओ गाड़ी, बाबा वेट कर रहे होंगे। आहत ने सारा स्वाद में हिलाते गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी।